हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जसवंत सर पे। तो अपने आज से आपकी कक्षा 8 की नई क्लासें हैं वो शुरू करने जा रही हैं और आपका कक्षा 8 में गणित विषय का आपको यूट्यूब पे चैनल पे अपने कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी ये क्लासें हैं वो रेगुलर देखना और आगे भी अपने मित्रों के साथ आप शेयर भी करना। ठीक है, अगर आपके गणित में कोई क्वेश्चनों में अगर आपकी दिक्कत है तो आप ये कराया हुआ एक बार देखो, आप ये क्लासें रेगुलर देखो, इनमें आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना डाउट पूछ सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में है वो सोल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अपने करते हैं शुरू आज की कक्षा 8 के जो अपना पहला चैप्टर है कक्षा 8 में, उसका नाम क्या है? परिमेय संख्याएं। ठीक है, यानी पहला चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। इस चैप्टर में अपने संख्याओं के बारे में जानेंगे भी, संख्याएं कौन कौन सी होती है, संख्याओं के रूल क्या होते हैं। ठीक है, यानी क्रम विनिमय का नियम है, साहचर्य का नियम है, ये सारे अध्याय में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसका थोड़ा सा बेसिक से अपने पढ़ते हैं भी, अपने जानते हैं संख्याएं होती क्या आखिर में। ठीक है, ये बार बार वर्ड आ रहा है, संख्याएं 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 आ रहा है। ठीक है, तो ये संख्या होती क्या है? तो देखो आप, संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी भी, अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थानों पर क्रम से रखने पर जो मान बनता है ना, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो जैसे आप देखो, ये क्या है अपना? एक है। ठीक है, तो ये क्या है? अंक है। क्या है ये? अभी अंक है। और एक मान लेता हूं मैं, क्या है? 2, यानी ये भी अंक है, ये भी क्या है? अंक है। अब मैं इनको इकाई, दहाई के स्थान पे इनको क्या कर रहा हूँ? सेट कर रहा हूँ। तो देखो मेरा इकाई का कितना आ गया? 1, और दहाई का कितना आ गया? 1। तो अब ये देखो 12, ये बन गई अपनी संख्या बन गई। ठीक है, तो आप ऐसे ही कोई भी संख्या ले सकते हो। तो ये एक एक जो संख्या होती है वो अंक होते हैं, अंकों से मिलके आपकी क्या बनती है? संख्या बनती है। तो इन अंकों से मिलके क्या सी संख्या बन गई आपकी? 234 है। इस तरीके से अंकों से मिलके क्या बनती है? आपके संख्या बनती है। ठीक है, तो अब अपने इसमें देखते हैं संख्याओं के प्रकार। अब देखो, संख्याओं में प्रकार वैसे तो बहुत होते हैं संख्याओं के प्रकार, लेकिन अपने मेनली जो अपने चैप्टर में है ना, वो आपके इतने प्रकार दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो पहला क्या है? प्राकृत संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, और तीसरा क्या है? पूर्णांक संख्याएं। और चौथा क्या? आपकी परिमेय संख्याएं। आपके सिलेबस में ये मेनली आपके 4 ही जो है, जो आपके प्रकार है वो दे रखे हैं। ठीक है, तो आप अपने सबसे पहले अपने देखते हैं अभी, पहले ये देखते हैं अपने इनके बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं, प्राकृत संख्याएं। अब आपने क्लासों में पढ़ा भी होगा, कक्षा 6 में 7 में भी आपने पढ़ा है भी प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, तो आप देखो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, और कहाँ तक चलती है? अनंत तक। अगर जैसे देखो मैं ये संख्या रेखा बनाऊं, ठीक है, तो अब मुझे पता कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो ये बिंदु 1 मान लिया मैंने, ये 2 मान लिया, ये 3, ये कितना? 4। आगे डैश डैश कहाँ तक गया? ये अनंत तक चलता गया। तो ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं बताओ कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। या दूसरी तरीके से हमें इसकी परिभाषा देखो तो अपनी परिभाषा क्या बन जाएगी? वे संख्याएं जिनसे अपनी गिनती की क्रिया करते हैं, कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखो इन संख्याओं की अपनी विशेषता के बारे में देखते हैं। तो देखो विशेषता, एक तो देखो पहली विशेषता क्या है? ये सारी संख्याएं क्या होती है आपकी? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक, यानी प्लस की संख्याएं होती है सारी। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है वो सारी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप मेरे को बताओ भी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ आप। तो बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो हाँ, आपको पता है, क्योंकि यहाँ देखो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये 1 से हो रही है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी आपकी? 1 है। ठीक है, तो बताओ सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो देखो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी देखो, ये देखो कहाँ तक है हमें पता ही नहीं है, ये तो अनंत तक जा रही है, यानी बहुत आगे तक जा रही है, तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या बताना क्या है अपना? असंभव है, अपनी सबसे बड़ी संख्या नहीं बता सकते। तो बताओ प्राकृत संख्या में अपने क्या क्या पढ़ा? पहली बात तो क्या थी? प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही थी आपकी? 1 से स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, और सारी संख्याएं क्या थी आपकी? धनात्मक थी। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी थी? 1 थी। ठीक है, अब देखो आप इन प्राकृत संख्याओं को आप है जोड़ना, घटाना, गुणा करना। ठीक है, ये सारे आप है वो छोटी कक्षाओं में, यानी कक्षा 6, कक्षा 7 में आप
पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये अपनी होगी प्राकृत संख्या। अब परिभाषा वगैरह लिखने की अपनी इतनी कोई इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आप याद रखना भी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि अपने को रटने पे ध्यान नहीं देना है, अपने को किस पे ध्यान देना है, समझने पे ध्यान है देना है। ठीक है, अब अपने देखते हैं दूसरी कौन सी देखते हैं, अपने देखते हैं इसमें पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखते हैं अपनी पूर्ण संख्याएं क्या होती है। अब देखो ये प्राकृत संख्या तो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी स्टार्ट हो रही थी 1 से। अपूर्ण संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो इसको अपनी परिभाषा के रूप में बोलें तो अपने प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर देने पर जो संख्याएं बनती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। तो इसको भी आप देखो, ये मैं संख्या रेखा बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु में मान लिया 0, इधर 1 है, इधर कितना है 2, इधर 3 और इधर 4, आगे डैश 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 ये चलता जा रहा है। यानी संख्या रेखा का अपने पास प्रारंभिक बिंदु तो है, हमें पता है भी ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जहाँ कहाँ तक रही है इसका हमें पता नहीं है। ये तीर का निशान लगा, इसका मतलब ये रेखा आगे चलती जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या हो गई, तो प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर देने पर कौन सी संख्या बन जाती है, आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, अब देखो इनके भी आप थोड़े बहुत गुणधर्म देखो, तो देखो बताओ कौन सी संख्या है 0। 0 बताओ प्लस का है या माइनस का है, तो आप क्या लिखोगे, 0 न तो धनात्मक है, न तो धनात्मक है, न ही ऋणात्मक है। ठीक है, यानी 0 है वो न तो धनात्मक है, न ही क्या है आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी 0 के ऊपर न तो प्लस का निशान होता है, न ही किसका निशान होता है, माइनस का होता है। ठीक है, अब देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो बताओ, आप बता दोगे। ये देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, तो सबसे छोटी आपकी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब बताओ 0 में है ना, आप देखो एक बात और आपको हमेशा ध्यान रखनी है, 0 में आप कोई भी संख्या जोड़ो, चाहे आप उसमें घटाओ, ठीक है, आपकी सेम वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, 0 में आप 4 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, ठीक है, 0 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, अब 0 में आप कोई भी जोड़ दो, यानी 1000 जोड़ दोगे तो भी क्या आएगा, आपका 1000 ही आएगा। यानी 0 में कोई भी संख्या जोड़ने पर हमेशा क्या आएगी, आपका 0 ही आएगा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देखते हैं, पूर्णांक संख्या। अब अपने देखते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसमें है ना धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती है, यानी प्लस की भी आती है और माइनस की भी आती है। ठीक है, तो अब देखो ये मैं बना रहा हूँ आपकी, जैसे मान लेते हैं ये अपने बना लेते हैं संख्या रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु क्या मान लेता हूँ मैं, 0, इधर मैंने मान लिया 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4, और इधर क्या आएगा, -1, -2, ठीक है, और माइनस का 3। ऐसे आगे आपकी ये रेखा है वो इधर भी चलती जाएगी और ये इधर भी आपकी चलती जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके साइड में जो इधर वाली जो सारी संख्याएं हैं वो तो सारी बताओ क्या है, धनात्मक है, यानी प्लस वाली संख्याएं हैं। ठीक है, यानी ये वाली सारी क्या है, धनात्मक, और इधर वाली सारी क्या है, बोलो, ऋणात्मक संख्याएं है। ठीक है, यानी इधर तो सारी धनात्मक है और इधर सारी क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो आप पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि जो बीच में संख्या होती है वो 0 होती है, यानी 0 की इधर वाली सारी क्या होती है, ऋणात्मक, और 0 की इधर वाली सारी संख्या क्या होती है, आपकी धनात्मक होती है। तो इसकी आप परिभाषा के लिखोगे तो क्या बन जाए, तो आप लिखो वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं, जिनमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा 0 भी शामिल हो, पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या
यानी आपकी पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या होगी, वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं भी हो और क्या हो आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी हो तथा शून्य भी क्या हो शामिल हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है, आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब देखो ये जीरो की इधर वाली साइड कौन सी है, दाएं साइड है। ठीक है, और इधर वाली साइड कौन सी है आपकी, बायां साइड है। ठीक है, यानी दाईं ओर तो सारी संख्याएं क्या होती है, धनात्मक होती है और बाईं ओर सारी संख्याएं क्या होती है आपकी, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। तो अपनी क्या आ गई है, प्रिमेय संख्या। अब देखो ये प्रिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, अब देखो प्रिमेय संख्या क्या होती है, यानी वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकें, किस रूप में लिख सकें, P बटा Q के रूप में लिख सकें, तो क्या कहलाती है, वो आपकी प्रिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो प्रिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है, Q का मान कभी नहीं क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और P और Q आपके क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो पूर्णांक में यानी आपकी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन शून्य है वो नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर शून्य हो जाए। ठीक है, तो चल जाएगा। तो ये आपकी क्या है, आपकी प्रिमेय संख्याएं है। ठीक है, अब देखो प्रिमेय संख्याएं क्या होती है, धनात्मक भी होती है और क्या होती है, ये ऋणात्मक भी होती है। यानी ये धनात्मक भी हो सकती है और क्या हो सकती है, ये ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जैसे प्लस का 2/3 और इसमें क्या आ गया, जैसे प्लस के 2/3 और माइनस में -1/3, यानी जो आपकी प्रिमेय संख्या होती है वो धनात्मक भी होती है और क्या होती है, ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, अब आपको प्रिमेय संख्याओं को जोड़ना तो आपको आता ही है। ठीक है, प्रिमेय संख्याओं को जोड़ना। अब देखो आप प्रिमेय संख्याओं को आप जोड़ोगे कैसे, तो प्रिमेय संख्याओं आपको पता है भी अपने इस ये दो संख्याएं प्रिमेय संख्या है, तो इसको अपने किस रूप में लिख सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं दोनों संख्याओं को, यानी एलसीएम लेके इनको अपने जोड़ सकते हैं। तो एलसीएम 3 और 4 का कितना आ जाएगा, 12। 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। 4 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब 12 में फिर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। 3 का 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3। और 4 और 3 के आगे 7/12। आप ऐसे इनको घटा भी सकते हो। ठीक है, घटा भी सकते हो। ठीक है, ऐसे 1/3 -1/4 ऐसे लघुत्तम लेके आप घटा सकते हो और उनको आप गुणा भी कर सकते हो। जैसे 1/3 गुणा 1/4, यानी ऊपर वाले का ऊपर गुणा, 1 का 1 से कर दिया 1 और 4 दिया, क्या आ गया आपका 12 आ गया। ऐसे आप इन प्रिमेय संख्याओं को जोड़ घटाओ और गुणा आप कर सकते हो। ठीक है, और भाग भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो भाग यानी 1/3 में भाग किसका देना है, 1/4 का। तो आपको पता है भाग को अपने किस में बदलें, गुणा में, तो संख्या पलट जाएगी। ये 1/4 है तो क्या हो जाएगा, 4/1। 4 का 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 4। 3 का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप प्रिमेय संख्याओं के आपके गुणधर्म के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो प्रिमेय संख्या का पहला गुणधर्म क्या होता है, अपना क्रम विनिमय होता है। पहला गुणधर्म क्या होता है, क्रम विनिमय। अब देखो क्रम विनिमय क्या होता है, जैसे देखो आप, मैं यहाँ करता हूँ आपका क्रम विनिमय। ठीक है, अब ये क्रम विनिमय वाला गुणधर्म क्या होता है, जैसे अपने पास मान लेते हैं दो संख्या है, एक तो क्या ए और एक क्या है, बी है। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय का गुणधर्म होता है, भी ए और बी को चाहे आप ऐसे जोड़ो, चाहे पहले बी लिख दो, चाहे बाद में ए लिख दो, ऐसे जोड़ लो, दोनों का मान हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। देखते हैं अपने करके देखते हैं। जैसे मैं ए को क्या मान लेता हूँ 2 और बी को क्या मान लेता हूँ मैं 3। ठीक है, और बराबर। अब देखो बी को मैंने क्या माना 3 और ए को क्या माना मैंने 2 माना, तो इधर भी 5 हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है 5 है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा नियम लग गया, क्रम विनिमय का नियम। यानी संख्याओं को अगर आपको जोड़ना है, ठीक है, यानी संख्याओं का आपको अगर योग करना है तो उनका क्रम बदल देने पे आपको संख्या में कोई मान फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रूल कौन सा है, क्रम विनिमय रूल है। ठीक है, अब देखो क्रम विनिमय का रूल आप देखो किस किस में लगता है, तो बताओ। एक तो योग आपने करके देखा, योग में लगता है। अब देखो घटाओ में भी लगता है क्या ये रूल, तो अपने देखते हैं घटाओ में। तो देखो मैं घटाओ अब की बार 2 - 3, ठीक है, और देखो इधर में 2 - 3 है। अब मैं करके देख रहा हूँ बी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 2। तो देखो 2 - 3 तो आ रहा है -1
और ये क्या आ रहा है, 3 में से 2 गया प्लस का 1, यानी ये दो साइड दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो घटाओ में ये रूल आपका नहीं लगता। अब अपने देखते हैं भी ये रूल आपका गुणा में भी लगता है क्या, क्रम विनिमय का नियम। तो देखो मैं 2 को 3 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, और आप फिर क्या करो, 3 को 2 से गुणा कर दो। तो देखो 2 तिया क्या आ गया 6, और 3 दूनी क्या आ गया 6, यानी ये लगता है। तो गुणा में ये रूल लगता है, योग में भी लगता है, घटाओ में नहीं लगता, और गुणा में। अब देखो आप भाग में भी देखो क्रम विनिमय का रूल लगता है क्या, तो भाग में अपने देखते हैं। तो आप भाग दे के देखो, यानी आप 6 में, या आप देखो 2 है, ए का मान कितना 2, और बी का मान कितना है आपका 3 है, ठीक है। और फिर देखो 3 में 2 का भाग देने पे ये देखो सेम संख्या नहीं आ रही है, इसका मतलब भाग में आपका रूल नहीं लगता। तो बताओ क्रम विनिमय का रूल किस किस में लगता है, एक तो योग में लगता है, एक इसमें लगता है गुणा में लगता है। इनके लिए ये क्या होती है, इस नियम की क्या होती है, पालना होती है, ठीक है। अब देखो अपना दूसरा रूल क्या है, सहचार्यता का नियम, ठीक है। अब देखो सहचार्यता का नियम क्या होता है, तो ये सहचार्यता नियम अपने यहाँ पढ़ते हैं। ये तो क्रम में सहचार्यता का नियम, ठीक है। अब सहचार्यता का नियम क्या होता है, अगर मान लो आपके पास 3 संख्याएं हैं, ठीक है, एक तो संख्या ए है, एक बी है, एक क्या है सी संख्याएं हैं, ठीक है। तो मैं अगर ए और बी, ठीक है, इनको ऐसे जोड़ दूं, यानी पहले ए और बी को जोड़ दूं, बाद में क्या जोड़ूं सी। तो या मैं इसको ऐसे जोड़ दूं भी, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नहीं जोड़ रहा, पहले मैं क्या जोड़ रहा हूँ, बी और सी को जोड़ रहा हूँ, ऐसे जोड़ रहा हूँ। तो आपका ये दोनों क्या आएंगे, आपस में अपने बराबर आएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा नियम होता है, ये सहचार्य का नियम होता है। जैसे मैं मान लूँगा, अगर ए का मान मान लिया, इसको प्रूफ पे करके देखते हैं। ए का मान 1/2 मान लिया, बी का मान मान लिया 3/2, और सी का मान मैं मान रहा हूँ 1/3 मान रहा हूँ, ठीक है। अब देखो a प्लस बी, यानी 1/2, और प्लस बी का मान कितना मान लिया मैंने 3/2, और प्लस मैं क्या मान रहा हूँ, सी का मान मैंने क्या माना है 1/3। या मैं इसको ऐसे करूँ, ए का मान कितना है, ए का मान आपका कितना है 1/2 है, प्लस बी और सी, ठीक है। तो बी का मान कितना 3/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो अब देखो इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा बोलो, 2 आ गया, ठीक है। तो 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 का 1 से गुणा हो गया 1, 2 का 2 में भाग दिया 1 और गुणा हो गया 3, और प्लस के 1/3। अब देखो 3 और 1 क्या हो गए 4/2 प्लस 1/3, ठीक है। अब देखो फिर मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, लघुत्तम ले लिया, कितना आ गया 6, और आप 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12, 6 में 3 का भाग देंगे 2 आएगा, ठीक है। और आपका ये बन जाएगा 14/6। तो आप इसी तरीके से अगर आप इसको भी हल करोगे तो आपका क्या आएगा, ये सेम ही आएगा। तो ये कौन सा नियम होता है, सहचार्यता का नियम होता है, ठीक है। तो सहचार्यता का नियम में क्या होता है, ये आपको याद रखना है, आपकी जो 1.1 जो प्रश्नावली है उसमें ये लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है, यानी a प्लस बी और प्लस में क्या है आपका सी, ठीक है। यानी पहले ए और बी को जोड़ो, बाद में चाहे सी को जोड़ दो, या पहले ए को अलग करके पहले बी और सी को जोड़ दो, बाद में ए को जोड़ लेना, ठीक है। तो ये दोनों साइड आपस में आपकी क्या आएगी, बराबर आएगी, ठीक है। देखो आपका तीसरा रूल क्या है, आपकी शून्य की भूमिका। अब देखो शून्य की भूमिका कैसी होगी, हमें पता है भी कोई भी संख्या है उसमें शून्य जोड़ने पे सेम वही क्या हो जाती है, संख्या आ जाती है। जैसे 1/5 में मैंने क्या जोड़ दिया, शून्य जोड़ दिया, तो क्या आ गया अपना 1/5 ही आ गया। तो ये क्या होती है, शून्य की भूमिका क्या होती है, भी शून्य ऐसी संख्या होती है जिसमें अगर कोई भी संख्या अपने जोड़ेंगे तो वो सेम संख्या आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अपने योज्यतात्मक भी अपने बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपका चौथा क्या है, आपका ये है योज्य प्रतिलोम, ठीक है। अब देखो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या के साथ योग करने पर योगफल क्या हो, शून्य प्राप्त हो, ठीक है। यानी मूल संख्या के साथ, आपकी मूल संख्या के साथ आपका उस संख्या का योग करने पर क्या प्राप्त हो, आपको शून्य प्राप्त हो, ठीक है। अब देखो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जैसे मान लो ये 2/3 है, ठीक है।
योज्य प्रतिलोम। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस का 2/3। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, शून्य आएगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, अभी कोई भी संख्या का ऐसी संख्या के साथ योग करना कि क्या आ जाए, शून्य आ जाए। यानी अगर कोई भी संख्या है उस अगर प्लस वाली है तो उसको माइनस उसमें जोड़ दो या घटा दो तो आपका क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अब होता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। आगे वाला नेक्स्ट क्या आपका योज्य प्रतिलोम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आप देखो आप, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, भी किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसको मूल संख्या से गुणा करने पे गुणनफल कितना आ जाए, 1 आ जाए। जैसे देखो आपका ये 2/5 है। ठीक है, अब मैं इसको किस संख्या से गुणा करूं कि इसका क्या आ जाए, भी 1 आ जाए। तो 2/5 है, मुझे पता है 2/5 का व्युत्क्रम क्या होता है, यानी व्युत्क्रम होता है संख्या को उल्टना। तो 2/5 है, 2/5 का व्युत्क्रम क्या गया, 5/2। तो 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो आपका कितना आ गया, 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है भी उस संख्या का व्युत्क्रम से गुणा करने पे अपने क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, आपके गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। ठीक है, अब आपका आगे वाला क्या है, आगे वाला है भी, आगे वाला है आपके 1 की भूमिका। ठीक है, गुणात्मक तत्सम के लिए। अब 1 की भूमिका गुणात्मक तत्समक के लिए। ठीक है, तो अपनी 1 की क्या भूमिका होती है गुणात्मक तत्समक के लिए, ये देखते हैं। गुणात्मक तत्समक के लिए इसमें देखते हैं, तो 1 क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है। ठीक है, अभी 1 है, कोई भी संख्या के साथ उसका गुणा करोगे तो सेम वही संख्या आ जाएगी आपके। जैसे देखो 2/5 है, इसके साथ अगर 1 का गुणा करोगे तो आपका 2/5 ही आ जाएगा। यानी 1 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पे सेम वही संख्या आ जाती है। ठीक है, अब अपने अंतिम है, इसमें क्या है रूल देखते हैं, गुणन की योग पर वितरितता। ठीक है, यानी अपने करें तो इसका क्या आ जाएगा, गुणन की योग पर वितरितता। इसमें देखते हैं, अपने पास मान लेते हैं 2 संख्याएं हैं। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, सॉरी, ए, बी और सी। यानी पहला ए है तो ए का गुणा आप किसके साथ करो, बी और सी को जोड़ के कर दो, या आप क्या कर दो, ए का गुणा, ए के गुणा किसके साथ, बी के साथ, फिर ए का गुणा किसके साथ करना है आपको, सी के साथ। या आपके पास आ जाए भी ए गुणा आपके आ जाए बी प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस आ जाए। तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी माइनस, पहले ए का गुणा बी के साथ, फिर ए का गुणा सी के साथ। तो ये आपका योग, इसका कौन सा रूल है, आपके गुणन की योग पर वितरितता का नियम है। तो ये अपने मेनली नियम है, इसके अपने पढ़ लिए हैं। तो अब अपने इसमें देखते हैं भी अपना निष्कर्ष क्या निकला है। देखो आप इसके महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, अब अपनों ने इसमें क्या क्या चीजें सीखी है, तो देखो आपने पहला क्या पढ़ा है भी प्रीमेय संख्याओं का योग तथा गुणन के अंतर्गत क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। यानी प्रीमेय संख्याओं का योग तथा गुणन के अंतर्गत ही क्रम विनिमय होती है, और भाग और घटाव में वो क्रम विनिमय नहीं होती है। दूसरा देखो क्या है, प्रीमेय संख्याएं योग तथा गुणन के अंतर्गत क्या होती है, साहचर्य होती है। ठीक है, अब साहचर्य क्या होती है, एक तो योग में होती है और एक किस में होती है, गुणन में होती है। ठीक है, घटाव और भाग में वो नहीं होती है। ठीक है, अब आगे वाली संख्या क्या पढ़ा था, प्रीमेय संख्याओं के लिए शून्य क्या है, योज्य तत्समक होता है। यानी प्रीमेय संख्याओं के लिए शून्य क्या होता है, योज्य तत्समक होता है। यानी शून्य में कोई भी संख्या जोड़े तो सेम वही संख्या आ जाती है। अब प्रीमेय संख्याओं के लिए एक क्या होता है, आपका गुणात्मक तत्समक होता है। यानी एक का अगर उनके अंदर गुणा कर दे तो सेम वही संख्या आ जाती है। तो ये आपका था पहली प्रश्नावली की बेसिक जानकारियाँ थी। तो अब अपने देखते हैं, अब अपने नेक्स्ट क्लास में आपका 1.1 चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे।